नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है प्रॉन के ऊपर। और इस क्लास के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ा है, उसकी कुछ और वजह रही है, लेकिन कोई बात नहीं। और ये जो क्लासेस मैं अक्सर करके बोलता रहता हूँ कि ये क्लासेस केवल पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए है। असल में एक पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट स्पेशल नहीं है, इस क्लास को कोई भी ले सकता है, एनीवन, क्योंकि ये क्लास आपकी बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाने वाली है। और इसमें एडवांस के लिए पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है उतना एडवांस नहीं होता है। पॉलिटेक्निक के लिए केवल आप देखेंगे बेसिक ही होता है। पॉलिटेक्निक के लिए केवल हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कोई भी छात्र, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई का है या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई भी छात्र जो ग्रामर सीखना चाहते हैं इस क्लास को ले सकते हैं। सभी के लिए है ये क्लास। तो हमने क्लास की शुरुआत की थी, वो की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच से। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हमने नाउन, उसके बाद नाउन पढ़ा था। अब नाउन के बाद से हम आ चुके हैं प्रोनाउन के ऊपर, और आज हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में। और ये पूरा का पूरा टॉपिक होगा प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रोनाउन है, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इतना सभी को पता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जैसे हम शुरुआत में पढ़ते आए, जानते आए, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले इसका इंट्रोडक्शन, और हमारे लिए इंट्रोडक्शन का मतलब होता है डेफिनेशन। दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, चाहे तुम इंट्रोडक्शन पढ़ लें या पढ़ लें डेफिनेशन, मतलब एक ही है। तो बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन है इसकी, सभी को पता होती है। इंग्लिश में लिखते हैं तो pronoun is a word that replaces noun। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, केवल इसको याद कर लेना है। अच्छा, कुछ एक इसको पहली बार सुन रहे होंगे तो उनके लिए एक और चीज मैं बता दूं। जैसे बेसिक चीज हम पढ़ते आए हैं, जैसे प्रोनाउन इज द वर्ड which is used instead of noun। ऐसे भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों का ही है। इतनी बात क्लियर आ गई है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हो जाएंगे, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे ही, इट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, या एटसेट्रा लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब प्रोनाउन के काइंड्स हम पढ़ेंगे तब आगे पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस कितने सारे होते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रोनाउंस हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं। लेकिन फिलहाल एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पढ़ा ही, शी और इट। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। जैसे ही का मतलब, एक एग्जाम्पल वो सेंटेंस फिल कर देख लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूं मोहन इज अ गुड बॉय। ठीक है, इतनी बात। अब इसमें हम देखते हैं, अब हमने सेंटेंस तो पढ़ा नहीं है अभी, तो सेंटेंस से हमें फिर भी थोड़ा जान लेते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है सर, एक तो आपका होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट।
तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये वाला आपका प्रेडिकेट है। ये सारी चीजें बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें हमको ढूंढना है नाउन, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन को रिप्लेस कर देता है, नाउन की जगह ले लेता है, नाउन के स्थान पर आ जाता है। अब इसमें हमको संज्ञा ढूंढनी है, नाउन ढूंढना है। तो हमने देखा, हमने संज्ञा के बारे में हम जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम होता है, वस्तु का नाम होता है या स्थान का नाम होता है। तो इसमें से देखिए, इन तीनों में से कोई कुछ भी चीज इधर आ रही है तो यहाँ देखेंगे हम मोहन आ रहा है, जो एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है। तो मोहन आपका नाउन हो गया। अब नाउन को हटाइएगा ऐसा शब्द, तो उसके लिए हम देखेंगे ही को हम यूज कर सकते हैं मोहन की जगह। तो हमने यहां लिख दिया ही इज अ गुड बॉय। तो ही ने मोहन को रिप्लेस कर दिया इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेंगे सर मोहन के लिए ही क्यों लगाया, हम शी भी लगा सकते हैं या इट भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको, फिर से मैं कह रहा हूं, सेंटेंस हमने नहीं पढ़ा है। सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो सेंटेंस में हम पढ़ते हैं एक वर्ड एनालिसिस, ठीक है। अब जब वर्ड एनालिसिस पढ़ेंगे तो मोहन को पकड़ लेते हैं, मोहन को पकड़ के हम इसका ऑपरेशन करेंगे। मोहन को इधर लिया उठा करके, मोहन का ऑपरेशन करते हैं। तो मोहन देखिए हमने जाना क्या है, नाउन। अब नाउन है, अगर आपने पिछले वाले सारे के सारे लेक्चर देखे हैं, कंप्लीट देखे हैं, तो आप समझेंगे नाउन में भी कौन सा नाउन है, ये कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन के 4 पार्ट बताए थे। अब 4 पार्ट में से कौन सा पार्ट है कॉन्क्रीट नाउन में भी, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन के बाद हम नंबर में घुसेंगे तो ये सिंगुलर है। अब सिंगुलर के बाद से जेंडर में जाएंगे तो ये हमारा मेल है, यानी मैस्कुलिन जेंडर है। इतनी चीज क्लियर आ गई है समझ में। तब हम समझते हैं, अब प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे ही को हम यूज करते हैं मेल के लिए, मस्कुलिन जेंडर के लिए ही को यूज करते हैं फीमेल के लिए, फेमिनिन जेंडर के लिए, और इट को यूज करते हैं हम न्यूट्रल जेंडर के लिए या फिर कॉमन जेंडर के लिए। कॉमन जेंडर के लिए यूज लगा देते हैं, ठीक है ना सर। अब शी के लिए यहाँ जरूरी नहीं है कि हम मोहन की जगह एक मोहन का एग्जाम्पल लें, ठीक है। हम मोहन की जगह कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मोहन की जगह में ले लिया इधर सीता लिख देते हैं, सीता इज अ गुड गर्ल, ऐसे लिख देते हैं। जरूरी है मोहन ही अच्छा लगता है। तो सीता के लिए देखेंगे, जैसे हमने मोहन का ऑपरेशन किया सीता का भी करेंगे, और पता चलाएगा हमें कि सीता के लिए हम यहाँ शी यूज करेंगे, ठीक है सर। जब सीता के लिए शी आएगा तब हम जान पाएंगे कि यहाँ सीता एक फेमिनिन है, जेंडर में इनको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लड़की है, क्लियर। तब जाके हम शी लेके आएंगे। अच्छा, अब इससे पहले हम इट के बारे में बात करें। इट, अब तक जो बेसिक में हमने पढ़ा है उसमें छोटी छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, एक चीज बहुत ज्यादा पढ़ते आए हैं, अक्सर करके ये धारणा रही है हमारी कि जो हमारी निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है सर। ये समझते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का यूज करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मैं अगर लिख देता हूं चाइल्ड, तो चाइल्ड क्या है, अब चाइल्ड की तो सांस चलती है, बात भी करता है, रोता भी, हंसता है, तो नॉन लिविंग थिंग तो नहीं है। नॉन लिविंग थिंग तो वो होती है जिसकी सांस नहीं चलती है, जो नहीं बोलता हो ना हंसता हो, ठीक है। जब चाइल्ड की बात चल रही है तो अब चाइल्ड के लिए तो ये बात आपकी गलत ठहर जाएगी, क्योंकि हम, एक चीज जो मैंने बताई आपको वो ये है कि महोदय जी, आप इट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू जेंडर। यहां हमको जेंडर प्रेफरेंस देखना पड़ता है। ई के लिए हमने मस्कुलिन जेंडर के लिए यूज किया, मेल के लिए फीमेल के लिए यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इट को यूज करेंगे वो करेंगे निर्जीव वस्तु के लिए, नहीं, ये चीज गलत है। फिर सही चीज क्या है, सही चीज ये है कि आप जो इट का यूज करने वाले हैं वो कॉमन जेंडर के यूज करने वाले हैं। इसके लिए
कॉमन जेंडर के लिए। ठीक है, जैसे चाइल्ड को अगर लिखेंगे तो चाइल्ड का हमको जेंडर नहीं पता, बच्चा होता है, तो इसके लिए हम इट यूज कर देते हैं। जब हमको इसका जेंडर क्लियर हो जाता है, जैसे बॉय चाइल्ड, तब हम यहाँ ही यूज करेंगे, और अगर गर्ल चाइल्ड है तब शी यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कॉमन जेंडर में अगर घुसेंगे, टीचर है, अब टीचर मेल भी होता है फीमेल भी होता है, तो ना तो आप ही यूज करने के लिए ना शी यूज करने के लिए, फिर क्या करने का पड़ेगा आपको, इट। अब ही और शी यूज कब करेंगे, जब आपको पता होगा जैसे वो टीचर मेल है या फीमेल है, मीन सर है और मैडम है तब। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, जब इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। तो शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है सर, सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के प्रकार हमारे जो होते हैं सर, वैसे पढ़ लेते हैं यार। कॉमन सर्वनाम प्रकार होते हैं हमारे, पर्सनल प्रोनाउन नंबर 1 पे आता है, हटा देता हूं। नंबर 1 पे आएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है ना। अब पर्सनल प्रोनाउन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल वगैरह पढ़ेंगे, तब आगे जानेंगे। पर्सनल प्रोनाउन को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है सर, एक तो होता है आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, कह लीजिए उसे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। ठीक है, दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव। इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं हमारे पास प्रोनाउन कौन से होते हैं, उसके बाद आता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है आपका इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव को आप एम्फेटिक भी बोल सकते हैं, या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंटेंसिव को आप एम्फेटिक भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है सर, उसके बाद आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, 5वें नंबर पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। 6वें पे है आपका रिलेटिव। ठीक है, 7वें पे है आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है सर, 8वें पे है आपका इंडेफिनिट। इधर आ जाइए। 9वें पे है आपका रेसिप्रोकल। ठीक है, 10वें पे है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आज हम इन सब प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रखिए, आपको बिल्कुल डीप से पढ़ाया जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि शिकायत मिलती रही है मुझे सबसे पहले कि सर वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो वीडियो लंबी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ही का फायदा है। क्योंकि इतना डीप और डिटेल में आपको शायद ही दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा। कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, लेकिन एक जगह सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ आपको सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है सर, तो हमने जान लिया आपका ये पर्सनल प्रोनाउन नंबर 1, नंबर 2 पॉजेसिव, नंबर 3 इंटेंसिव या एम्फेटिक, बात एक ही होती है, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिटिव, रेसिप्रोकल और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। इतने सारे प्रोनाउंस
मीन्स 10 प्रोनाउंस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन से, नया पेज लेकर के। यहां पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स इसे हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, संज्ञा नहीं, सर्वनाम, संज्ञा ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है सर। अब ये पर्सनल प्रोनाउन जो हमने पढ़ा, इसके बारे में मैंने पहले बताया कि दो तरीके का होता है। एक तो होता है आपका नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव बोल दीजिए या फिर सब्जेक्टिव बोल दीजिए। मीन्स ऐसा जो आपका सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। ठीक है ना, यूज होगा यूज्ड एज सब्जेक्ट। क्लियर, इसलिए सब्जेक्ट ही बोल देते हैं और नॉमिनेटिव भी बोल देते हैं। और जो आपका दूसरा है वो है आपका ऑब्जेक्टिव। मीन्स ऐसा जो आपका यूज होगा यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये वाले आपके प्रोनाउन हैं कौन से? आपका नॉमिनेटिव प्रोनाउन में आने वाला है आपका, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जरा क्या क्या होते हैं। जैसे आई, यू, ही, शी, वी, दे, एटसेट्रा। ठीक है, ये वाले आपके यूज होंगे एज ए सब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस में यूज करके देखते हैं इनको। एग्जाम्पल को देखें, क्या मैं लिखता हूं, आई वेंट टू स्टोर आफ्टर वर्क। या देखिए हमने क्या किया, आई जो है आपका वो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। ठीक है ना, तो ये शुरुआत में आया है, सेंटेंस की शुरुआत में, तो ये आपका हो गया सब्जेक्टिव। या फिर मैं लिख देता हूं, दे डू नॉट वांट टू प्ले। ठीक है, तो यहां दे जो है वो हो गया आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। क्लियर, यहां आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ऐसा कोई वर्ड जो सब्जेक्ट के रूप में एक्ट करेगा, सब्जेक्ट के लिए आएगा, सेंटेंस की शुरुआत में आएगा, वो आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव प्रोनाउन रहेगा। लेकिन ये पार्ट रहता है आपका पर्सनल प्रोनाउन का। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव के लिए हम इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जरा क्या है, इसके कलर चेंज कर लेते हैं, एक बार दूसरा कलर ले लेते हैं इसका, येलो कलर से लिखते हैं, दिख नहीं रहा है। चलिए एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं यहां, जैसे मी। ठीक है, यू भी इसमें ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। हिम, हर, इट, ये वाले जो आपके प्रोनाउंस हैं ये सब ऑब्जेक्टिव में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, यहां इसके आगे और भी हैं, एक्सेट्रा लगा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रमेश went to market with me। ठीक है, यहां मी, अब मी पर गौर करिए।
ये जो मी है ये आपका प्रोनाउन है, लेकिन क्या होगा, ये सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस को हमने तोड़ के देखा तो पता चला सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में भी क्या होता है, उसमें देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट होता है आपका, एक तो एक वर्ब होता है, और दूसरा होता है, तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट। यही तो होते हैं सेंटेंस के पार्ट्स। अब इतना लंबा सेंटेंस होता जाएगा, अपने सारे उसमें पार्ट्स बढ़ते जाएंगे। में हम कर्ता, क्रिया और कर्म, जैसे सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, वर्ब को क्रिया बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं आप कर्म। ऐसे ही यहाँ अब ये एज ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है मी, तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया है। अब जो नेक्स्ट प्रोनाउन है उसके बारे में देख लेते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरा नंबर का है, वो है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिकारवाचक। ठीक है, यहां पर क्या होगा सर, आपका पोसेशन शो होगा, अधिकार। मीन्स आपका जो भी आइटम है सेंटेंस में, जो भी ऑब्जेक्ट है, उस पर किसका अधिकार है, यह हमको पता चलेगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या होने वाले हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार। इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, आवर, आवर्स। ठीक है, देयर और देयर। इस तरीके से ये सारे वर्ड्स आपका पोसेशन शो करेंगे, अधिकार जताएंगे। ठीक है, जैसे इसको सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं जरा। देखिए, या तो मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज माई बुक। ठीक है, अब इसमें माई क्या है, आपका पोसेशन शो कर रहा है, अधिकार दिखा रहा है। या फिर इसे दूसरे तरीके से लिख दूं, दिस बुक इज माइन। अब यहां आपका माई के बाद हमने माइन को भी यूज कर दिया। इतनी चीज क्लियर आ रही है समझ में। यहां माई बुक, यहां दिस बुक इज माइन। माई और ये माइन दोनों को ही पोसेशन में लिया है। ठीक है, इसके लिए दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं, योर शूज आर अंडर बेड। ठीक है, अब ये जो योर है ये आपका पोसेशन शो कर रहा है। ठीक है, अधिकार कि तुम्हारे शूज, किसके जूते, तुम्हारे जूते। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी का हो जाएगा, योर शूज हो गया, ऐसे ही योर हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, दी शूज आर योर्स। अब यहां पर आपका ये योर्स में पोसेशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जैसे हम यहां पढ़ते हैं आपका प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे पर्सन। ठीक है,
एक चीज पढ़ेंगे पर्सन, जिसमें आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसके बेसिस पर ये काम कर रहे हैं। यहाँ आपका योर फर्स्ट पर्सन हो गया और योर्स आपका ये सेकंड पर्सन में आता है। ये सब्जेक्टिव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। इस तरीके से समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ना, ये वाला, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, ठीक है ना। कहाँ है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला? वो कहीं हट गया है, कोई दिक्कत नहीं, हटेगा तो हट जाने दीजिए। हमने जो पढ़ा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, नॉमिनेटिव वाला, पर्सनल प्रोनाउन जो पढ़ा था हमने, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आ रहा है कि नहीं? चलिए वो हट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन के लिए, जैसे पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ा था कि यहाँ आपका नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दो होते हैं, तो ये आपका नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव है, आपका सब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं हम निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। अब इसका क्या होता है, इसकी पहचान क्या होगी? एग्जाम्पल खाम खा लिख रहा हूं। इसकी पहचान क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन लिख देते हैं इधर। ये होता है pronoun that show that the subject of the sentence is receiving the action of the verb। मीन्स यहां पर क्रिया क्या की जा रही है कर्ता के द्वारा, ठीक है। जो एक्शन है, वर्ब से जो एक्शन हो रहा है उसे रिसीव करता है आपका प्रोनाउन, ठीक है ना। ये आपका प्रोनाउन यहाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसके लिए एग्जाम्पल्स होंगे herself, ठीक है, himself। मीन्स जो कर्ता क्रिया कर रहा है, जो भी कर्ता आपका क्रिया कर रहा है वो उसी की तरफ इशारा करेगी, वो खुद करेगा। आप उदाहरण से समझते हैं, जैसे पेन चेंज कर लेते हैं। शी कैन हैंडल द सिचुएशन हरसेल्फ। अब यहां जो सेल्फ है ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। यहां पर हर सेल्फ, हर के साथ सेल्फ लगा दिया, आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है सर। अब ऐसे जितने भी आपके वर्ड्स हैं जिनमें सेल्फ लगा हुआ है वो सारे के सारे क्या हैं? सेल्फ वाले, मीन्स प्रोनाउन प्लस सेल्फ, वो आपके क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है सर। इतनी बात क्लियर आ गई समझ में? यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्शन शो हो रहा है मीन्स हर सेल्फ का मतलब वो खुद स्वयं ही उस सिचुएशन से उबर सकती
सकती है, खुद ही उस सिचुएशन को वो संभाल लेगी, हरसेल्फ या हिमसेल्फ भी आ जाएगा शी के साथ। इसमें जरूरी नहीं कि शी के साथ हरसेल्फ आएगा, यहाँ पर हम शी की जगह कोई नाम भी रखते हैं, शी की जगह हम लिख देते हैं गीता। अगर हम किसी पर्सन को जानते हैं तब नहीं जानते तो शी लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर हिमसेल्फ के लिए हम लिख देंगे, जरूर नहीं हरसेल्फ हिमसेल्फ ही है, यहाँ पर हम देमसेल्फ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ सेल्फ लगा देंगे, वहां पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। देम सेल्फ हो गया आपका, ठीक है। और ये ऐसे ही आपका आवर सेल्फ हो जाएगा। जैसे यहां मैं लिख दूं इसके लिए, वी कैन राइट ऑन द पेपर आवर सेल्फ, ठीक है। तो ये अभी जो आपका आवर सेल्फ है, ये भी तो आपका निजवाचक हो गया, मीन्स अपने बारे में ही, यहां पर सब्जेक्ट खुद के बारे में ही बताएगा। ऑब्जेक्ट इशारा करेगा सब्जेक्ट की तरफ, यहाँ हरसेल्फ ने इशारा किया सी की तरफ, यहाँ आवर ने इशारा किया वी की तरफ। ऐसे ही दे की जगह यहाँ दे के साथ देमसेल्फ आ जाए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका इंटेंसिव या फिर एम्फेटिक। इंटेंसिव या फिर एम्फेटिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं दृढ़वाचक। दृढ़वाचक सर्वनाम, ठीक है सर। चलिए अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो अभी हमने देखा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वही आपके एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम देख रहे थे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डेमोन्स्ट्रेट या फिर आपको इंगित कर रहा था, इशारा कर रहा था लौट लौट के सब्जेक्ट की ओर, ठीक है ना। तो हम समझ रहे थे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट की तरफ। लेकिन यहाँ एम्फेटिक में क्या होगा, जैसे से बात पता चल रही है दृढ़वाचक, ठीक है ना। दृढ़वाचक का मतलब यहां है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो बताएगा, किसी भी बात पर जोर देगा, ठीक है ना। दृढ़ता का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, बल देना। यहां पर इसे हम बल सूचक भी बोल देते हैं। यहाँ जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे आपके सारे के सारे यहाँ यूज तो होंगे, लेकिन वो किसी बात पर बल देने के लिए यूज होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे चलिए इसे यहां से क्लियर कर देते हैं। पहले जरा इसकी पहचान लिख लें, ठीक है, या इसकी आइडेंटिफिकेशन लिख देते हैं। जैसे प्रोनाउन that is used to place emphasis on subject, ठीक है, and are not essential
on the meaning of the sentence. इतना क्लियर है? यहाँ इसका मतलब कहने का ये मतलब है कि ऐसी सर्वनाम जो आपकी सब्जेक्ट के ऊपर बल डालने के लिए, एम्फेसिस मतलब बल डालने के लिए, सब्जेक्ट के ऊपर बल डालने के लिए इस्तेमाल होगी और उस पर उसका सेंटेंस पर कोई दूसरा असर नहीं होने वाला। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां लिख दूं, एग्जाम्पल के लिए मैं यहां वो सारी की सारी रिफ्लेक्सिव वाली प्रोनाउंस इधर आ जाएंगी। जैसे इनके साथ सेल्फ लगा दीजिए, हर के साथ सेल्फ लगा लीजिए, देम के साथ सेल्फ लगा लीजिए, एटसेट्रा। ठीक है, अब इसे सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। मैंने लिख दिया you yourself must go to police station। यहां पर पहले जो योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ को हम यूज करते थे, वो यूज करते थे एज ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर अब आपको ऑब्जेक्ट के रूप में हमने इसे यूज नहीं किया है। इसे हमने यूज किया है केवल सेंटेंस में बल डालने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ इस तरीके से लिखता, यू, गौर करेंगे जरा सा, यू मस्ट गो टू पुलिस स्टेशन, योरसेल्फ। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है, यहां पर अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट हमने इसे यूज किया है, ये सब्जेक्ट की तरफ आपका रिफ्लेक्शन कर रहा है कि आप खुद ही जाइए। ठीक है, यहां पर ये कह रहा है आपको खुद ही जाना पड़ेगा। दोनों में अगर हिंदी में मतलब देखें तो भी थोड़ा सा मतलब हमारे समझ में आ रहा है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ पर आप खुद जाइए रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर ये एम्फेसिस यानी आपका बल यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन हो जाएगा। कितना क्लियर है? जब आपकी समझ में सारी बात आती जा रही है तो मैं आपका इतना साथ दे रहा हूं, आप भी मेरा साथ दीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा। आपको चाहिए अच्छी लग रही है, कुछ ज्यादा कुछ अधिक सीखने को मिल रहा है दूसरों की अपेक्षा, तो आप अपने सभी संबंधियों को, साथियों को जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको ये वीडियो लिंक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। इतनी सी मेरी आप मदद कर रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोनाउन है वो आएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे हिंदी में बोलते हैं आपका संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये संकेत करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब किसी भी नाउन के लिए ये संकेत आपका करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा, इशारा करेगा। ठीक है सर, जैसे जैसे एग्जाम्पल में लिख देता हूं, थोड़ा सा मोटा लिखा जा रहा है, मैं देखता हूं इसे थोड़ा पतला ले लेते हैं। इसकी अगर आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? प्रोनाउंस that are used to identify nouns। ठीक है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि संज्ञा को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को जो नाउन होगा
उसको ढूंढने में हमारी मदद करेगा, पहचानने में मदद करेगा। ठीक है, अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक का बता देता हूं। ट्रिक का मतलब क्या है, केवल एक है, या फिर ऐसे कह दें कि हम एक क्वेश्चन पुट करें, विच वन, ये जो क्वेश्चन है हमारा विच वन, ठीक है, इसका आंसर जहां से मिले वही आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्लियर होगा इतना? जैसे हम ऐसे लिख देते हैं, द प्रोनाउन that are used to answer the question। कौन सा क्वेश्चन? ये जो आपका वर्ड है विच वन, इसका आंसर हमें जहां से मिलेगा वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल्स कौन से आ जाएंगे? जैसे आपका हो गया दिस, दैट, ठीक है, दीज, दोज। कितना क्लियर है? ये आपके एग्जाम्पल एटसेट्रा लिख दीजिए। क्लियर? अब इसे सेंटेंस में भी यूज करके देख लेते हैं। इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? These are the book. These are the books that I was talking about. यहां पर ये जो these हैं, ये वही पुस्तकें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। आइडेंटिफाई किया किसको? बुक्स को। ठीक है, यहां पर हम क्वेश्चन पुट कर दें विच वन, दीज वन, कौन सी? ये वाली पुस्तक। इशारा कर दिया, मीन्स नजदीक है। ठीक है, तो प्लूरल वाला हो गया। क्लियर? अब मैं यहां लिख दूं जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। कौन सा पेन? अब क्वेश्चन पुट करके देखिएगा विच वन, तो दिस वन। कौन सा? ये वाला। या फिर अब हम किसी चीज को आइडेंटिफाई, मीन्स हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज दैट, कोई चीज दूर रखी है, तब आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे दैट इज, वहां गाय है तो दैट इज काउ। क्या है वो? दैट इज काउ। आइडेंटिफाई हो गया, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गई है बात। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन आने वाला है वो आने वाला है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है सर। चलिए, अब सीधी सी बात है, इंटरोगेटिव हम सेंटेंस भी पढ़ते हैं जो कि हमने नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे आगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपका ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जरा इसकी डेफिनेशन समझ लें या फिर पहचान समझ लें क्या है, दोनों ही चीजें सेम है। तो इसकी डेफिनेशन जो होगी वो होगी सिंपल सी बात, pronouns that are used to ask questions। ऐसे सर्वनाम जो सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने के काम करेंगे वही आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। यूज टू आस्क क्वेश्चन, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। क्लियर? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या एग्जांपल्स होने वाले हैं।
एग्जाम्पल्स देखिए, जितनी भी आपके डब्ल्यूएच वर्ड हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, एक्सेट्रा, और भी हैं, वो सारे के सारे आपके प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, सेंटेंस में करके देख लेते हैं। जैसे जैसे हु इज दैट गर्ल, वह लड़की कौन है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, या फिर विच वन ऑफ दीज पेन्स इज योर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विच वन क्वेश्चन है, और हु क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, तो आपके सारे के सारे आए या क्या है, आपके इंटरवेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रोनाउन देखते हैं। अगला प्रोनाउन जो है वो हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है सर, तो अब इसके बारे में जानते हैं, जरा इसकी पहचान देख लेते हैं क्या है। अब आइडेंटिफिकेशन देखते हैं इसकी पहचान क्या होगी। पहचान लिखते हैं जरा। प्रोनाउंस that are used to connect, clarifying, information to nouns, or other pronouns within a sentence। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ही होगा ऐसे सर्वनाम, ऐसे प्रोनाउंस जो काम करते हैं किसका, टू कनेक्ट क्लैरिफाइंग इंफॉर्मेशन, मीन्स ये बताएंगे, ये जानकारी देंगे किसी संज्ञा के बारे में या सर्वनाम के बारे में। कौन सी वाली जानकारी? कि इसका संबंध क्या है। कनेक्ट का मतलब कनेक्शन कह दें या कनेक्ट कह दें, आपका ये जो रिलेशन है, क्लेरिफाई करेंगे रिलेशन किसी भी नाउन का या फिर किसी प्रोनाउन का। एक सेंटेंस में किसी भी नाउन का सब्जेक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ, या किसी प्रोनाउन का सब्जेक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन क्या है। ठीक है सर, इसीलिए इसका नाम जो है रिलेटिव प्रोनाउन रखा है। इतनी चीज क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर ही होगी। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं जरा, एग्जांपल्स क्या होने चाहिए इसके। एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं। जैसे हम लिख देते हैं हु। ठीक है, दैट, which, whom, whose,
which ever whenever या फिर व्हाट। ठीक है, ये सारे के सारे आपका किसी भी सेंटेंस में नाउन का या प्रोनाउन का सब्जेक्ट के साथ रिलेशन क्या है वो आपको ये शो करेंगे। अब इनको जरा हम लिख के देख लेते हैं एक एग्जाम्पल में, एक सेंटेंस के एग्जाम्पल में। उससे पहले इनको सेंटेंस एग्जाम्पल में लिखें, तो इनको सेंटेंस एग्जाम्पल लिखने से पहले कुछ एक छोटे छोटे रूल्स हैं। जैसे इनमें से किसी के लिए, जैसे आपका हु को और हुम को कब यूज करें। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं सम रूल्स। अब उन रूल्स के बारे में देखते हैं क्या रूल्स। जैसे सबसे पहला रूल जो आएगा वो आएगा आपका हु वर्सेस हुम। मीन्स हम हु का यूज कब करेंगे और हुम का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ इन सेंटेंस के एग्जांपल्स के थ्रू हम जानेंगे हु हमको कहाँ यूज करना है और हु हमको कहाँ यूज करना है। तो एक सेंटेंस में लिख रहा हूं यहाँ, पहले देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखता हूं मैं हु, पहले हु का बताता हूं कहाँ यूज होगा। हु इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ सब्जेक्ट। ठीक है सर। अब यहां पर हु का यूज हम करेंगे वो एक सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख लीजिए यहां पर, मैं लिख देता हूं हु सिंग्स दिस सॉन्ग। यह गाना किसने गाया, कौन सा गाना, दिस सॉन्ग। अब रिलेशन क्या है, हु का रिलेशन सॉन्ग से है। हु आपका प्रोनाउन है, मैंने क्या कहा, प्रोनाउन का या फिर नाउन का आपका रिलेशन शो करेगा ये। ठीक है ना। तो अब आपका ये हु जो है वो प्रोनाउन है और इसका रिलेशन सॉन्ग के साथ। ठीक है, तो यही चीज कह रहा है, क्लैरिफाई करता है, इंफॉर्मेशन जानकारी देता है, रिलेशन की जानकारी दे रहा है कि किसका संबंध, आपका प्रोनाउन का संबंध किससे है, गाने से है। हु का संबंध किससे है, गाने से है। या फिर एक और एग्जांपल लिख के देख लेते हैं इधर, हु वेंट टू स्टोर आफ्टर वर्क। ठीक है सर। अब यहां देखिए, यहां भी हु आपका एक सब्जेक्ट है और इसका रिलेशन कहां है, स्टोर के लिए बता रहे हैं। मीन्स स्टोर में कौन गया था, काम करने के बाद। तो रिलेशन हु का स्टोर के साथ, किसका संबंध, प्रोनाउन हु का संबंध स्टोर के साथ दिखाया जा रहा है कि स्टोर में कौन गया था, पूछा जा रहा है। ठीक है सर, तो ये आपकी समझ में क्लियर हो गया होगा। मीन्स जब आपका हु एज अ सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी बात या फिर हम इसे ऐसे समझ लें, जैसे अब इसका हम आंसर करेंगे किसी भी क्वेश्चन का, तो उसका आंसर हमें सब्जेक्ट में ही मिलेगा। हु का आंसर हमें सब्जेक्ट पहले आएगा। जैसे हु सिंग्स में कुछ भी कह दूं, जैसे गीता सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर हमें सब्जेक्ट में गीता मिल रहा है, कोई नाउन मिल रहा है। क्लियर हो गया सर। तो इसका आंसर हमें एज अ सब्जेक्ट ही मिलेगा, गीता सिंह दिस। क्लियर हो गया। ऐसे ही हु वेंट टू द स्टोर आफ्टर वर्क, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो या तो ही आ जाएगा सब्जेक्ट में, ही वेंट, या फिर किसी व्यक्ति का नाम आएगा। जैसे रमेश वेंट, महेश वेंट, रमेश हो गया, महेश हो गया, सुरेश हो गया, कोई भी कोई सा तो जाएगा, तो उसका नाम सबसे पहले सब्जेक्ट में आ जाएगा। या से हम ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
कैनवस को क्यों क्लियर नहीं चल नए पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए होम का प्रयोग कब होगा, यूज ऑफ होम। ठीक है, तो यहां पॉइंट नोट करेंगे क्या, होम इज यूज्ड when referring to an object। ठीक है सर, कहने का मतलब होगा जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जाएगी तो वहां पर होम का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, अब क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपका होम पहले आ जाए, ये जरूरी नहीं है। फिर क्या जरूरी है कि जब इसका आंसर करेंगे तो उसका हमें आंसर ऑब्जेक्ट में मिलेगा, एक नाउन या प्रोनाउन होगा वो एज ए ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यहां मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उसे देखेंगे, विद whom did Alex go out। मीन्स एलेक्स किसके साथ बाहर गया। तो अब इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा, इसका आंसर जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, एलेक्स वेंट आउट विद। अब यहां पर या तो हम कोई भी प्रोनाउन यूज कर देंगे, जैसे हिम, ठीक है, हर, या फिर किसी का नाम, फिर से महेश, सुरेश, रमेश, कुछ भी। ठीक है, तो अब ये जो विद whom है इसका आंसर हमें एज ऑब्जेक्ट मिलेगा, इनमें से या तो रमेश के साथ जाएगा वो बाहर, या हर लगा दें किसी लेडी के साथ गया, या इन लगा दें किसी भी व्यक्ति के साथ गया। क्लियर हो गया, तो हमें, चलिए इससे क्लियर नहीं हो रहा है तो एक और एग्जांपल आगे दे देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, अब ये जो आपके मिस्टर वेनीवाल हैं ये ऑब्जेक्ट, आंसर किसमें मिला, ऑब्जेक्ट में। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो एक चीज हमारे समझ में ये आती है कि जब कभी भी हम हु का यूज करेंगे वो तभी करेंगे जब हम सब्जेक्ट के लिए उसका यूज कर रहे होंगे। हु का आंसर हमें सब्जेक्ट के लिए मिलेगा, रेफर करेगा सब्जेक्ट के लिए, और हुम का हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए। इतनी सी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रूल समझते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा हु वर्सेस दैट। मीन्स हु का और दैट का यूज हम कब करेंगे, हु का यूज हम कब करना है और दैट का यूज हमें कब करना है। ठीक है, तो यहां एक बात ध्यान में रखें, हु इज यूज्ड टू रेफर टू पीपल और एनिमल। ठीक है सर, किसी भी व्यक्ति के लिए या फिर किसी जानवर के लिए हम हु का यूज करने वाले हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए या किसी जानवर के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई, एनिमल या पीपल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब पीपल में भी क्या होगा, यहाँ पीपल का भी आपका नेम आएगा, जब पीपल की बात हो रही है तो यहाँ नेम आ जाएगा, और एनिमल में भी आपका नेम ही आएगा। क्लियर, अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल देखिए, हु रोट दिस बुक। ठीक है, हु रोट दिस बुक। अब दिस बुक ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हु का मतलब यहाँ किसी न किसी का नाम आएगा, जैसे कालिदास रोट दिस बुक, ये किताब वो कालिदास ने लिखी है, नाम क्या आ गया, कालिदास का। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई। या फिर एनिमल होता तो भी एनिमल के लिए भी हम हु का यूज ही करते। अब दैट का यूज कब करेंगे, दैट का यूज करने वाले हम किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी थिंग के लिए। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू रेफर टू थिंग्स
किसी भी वस्तु की तरफ हम इशारा करेंगे, संबंध बताएंगे, रिलेशन बताएंगे, तब हम दैट का यूज करेंगे। क्लियर? देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं। द पेपर दैट आई रोट लास्ट नाइट वेनिश्ड। मीन्स जो मैंने पेपर कल रात को, पिछली रात को लिखा था, वो धुल गया, वेनिश्ड, धुल दिया। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे दैट क्या आया, दैट। दैट का रिलेशन किससे है? पेपर से। क्लियर? दैट का रिलेशन किससे है? पेपर से। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन समझते हैं। यहां तक अब समझ में सारी बात आ गई है? अगर बात समझ में आ गई तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो चलिए अगले प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। अगला प्रोनाउन जो है वो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है सर, इसे हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक प्रोनाउन या सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इतनी बात क्लियर है? अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है अनिश्चय मतलब इसमें कुछ भी निश्चित नहीं रहेगा। इसके लिए अगर मैं आपको आइडेंटिफिकेशन लिख के दूं, आइडेंटिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहां लिख सकते हैं हम प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड in reference to a person or thing that is not specific or not known। अब इसमें हिंदी में हमें नाम से पता चल रहा है अनिश्चयवाचक है आपका, तो हमें इसकी पहचान भी ऐसी हो जाएगी, मीन्स ऐसी कोई भी वस्तु या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो निश्चित नहीं है, उसके बारे में हम पता करेंगे, स्पेसिफिक नहीं है, दैट इज नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, दैट इज नॉट स्पेसिफिक और नोन। ठीक है, और नॉट नोन, ऐसा कोई व्यक्ति या फिर ऐसी कोई वस्तु जो स्पेसिफिक नहीं है। या फिर दूसरे शब्दों में कह दें तो दूसरे शब्दों में लिख देते हैं यहां पर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ जनरल ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। ठीक है सर, क्या कह रहे हैं? कोई भी सामान्य ग्रुप। अब जब ग्रुप की बात होगी तो यहां हम पहले कह रहे थे कोई चीज स्पेसिफिक नहीं है, बाद में हम कह रहे हैं कोई भी ऐसा ग्रुप व्यक्तियों का या फिर किसी भी वस्तु का। ठीक है सर, किसी भी ग्रुप के बारे में बात करेंगे, किसी भी ग्रुप के बारे में, व्यक्तियों के ग्रुप के बारे में या फिर वस्तु ग्रुप के बारे में। पहले दोनों का मतलब सेम ही निकला, जो चीज स्पेसिफिक नहीं है या फिर किसी व्यक्ति के ग्रुप के बारे में या वस्तु ग्रुप के बारे में। ठीक है, वो आपका आइडेंटिटी इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा।
अब जरा इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे। जैसे एवरीवन, ठीक है, एवरीबॉडी, ठीक है, एनीवन। अब ये जो वर्ड्स जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे ग्रुप के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है, कोई सिंगल चीज के लिए यूज नहीं होगा। जैसे somebody, ठीक, हम मोस्ट यूज कर देंगे, क्लियर है। ऑल, ईच, एवरी, सम, नन, फ्यू, मैनी, सेवरल, इस तरीके से आपके ये सारे वर्ड्स यूज होते रहेंगे। अब इसके जरा एग्जांपल्स देख लें, एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं। जैसे ऑल ऑफ द सीनियर्स वर एक्साइटेड फॉर ग्रेजुएशन, मैं लिख देता हूं, ऑल ऑफ द सीनियर्स वर एक्साइटेड फॉर ग्रेजुएशन। अब सीनियर्स में यहां पर आपका, सीनियर्स में आपका ये, सीनियर्स में यहां ना तो आपको कोई जेंडर स्पेशल है, ना ही किसी एक व्यक्ति का नाम लिया गया है किसी का भी, सीनियर्स में सारे के सारे सीनियर पूरा ग्रुप आ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे के सारे आपके इंडेफिनिट में आ जाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दें एवरीवन इन द क्लास इज स्मार्ट। अब एवरीवन जो है आपका क्लास में सारे के सारे स्मार्ट ही है, क्लियर। या कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, हमें कोई स्पेशल किसी भी एक स्टूडेंट का या फिर किसी स्पेशल पर्सन का नाम इसमें नहीं लिया है। तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन था। इसके आगे नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ते हैं, जो लास्ट में बचता है आपका रेसिप्रो, सॉरी लास्ट में क्यों, इसके दो प्रोनाउन बच रहे हैं। इसके बाद में एक जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद में आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। अभी तो आपके ये 8 ही प्रोनाउन हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट है आपका ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है सर। इसको हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक सर्वनाम, ठीक है। पारस्परिक सर्वनाम क्या होगा ये, पारस्परिक सर्वनाम, ठीक है सर। अब देखते हैं जरा, इसकी पहचान लिख लें तो क्या होगी पहचान इसकी, आइडेंटिफिकेशन, क्या हो जाएगी, pronouns that are used to refer a mutual set of people,
कुल मिला के बात ये हुई, देखें तो ऐसे प्रोनाउंस या सर्वनाउंस जो किसी भी व्यक्ति के पारस, म्यूचुअल का मतलब पारस्परिक संबंध में, ठीक है ना, भी व्यक्ति का पारस्परिक रिलेशन जो बताएंगे, म्यूचुअल सेटअप में पारस्परिक उनका अंतर आंतरिक संबंध जो होगा उसे ये बताएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या क्या होंगे। ईच अदर, या फिर ईच अदर्स, ठीक है, वन अनदर, ठीक है, ऐसे ही वन अनदर्स हो जाए। इतनी बात क्लियर है? इसके एग्जाम्पल देख लेना, ईच अदर और ईच अदर्स, या फिर वन अनदर और वन अनदर्स। ठीक है, अब इन्हें जरा सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं। सेंटेंस में यूज करेंगे तो क्या होगा, वी नीड टू हेल्प वन अनदर टू सर्वाइव। मतलब कि हमें जीवित रहने के लिए एक दूसरे की सहायता करने की जरूरत पड़ेगी, हमको एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी। क्लियर? यहां तक कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। ये था आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, और अगर एक दो एग्जांपल और देखना है तो एक दो एग्जांपल और देख लें। जैसे दे आर रिमेंबर्ड, वन another फोन नंबर। ठीक है, मतलब उनको एक दूसरे का नंबर याद है। इनको भी यहां देखें तो एक दूसरे का पारस्परिक संबंध यहां हमको देखने को मिल रहा है। वन अनदर, एक दूसरे, ठीक है, मतलब मुझे तुम्हारा याद है और तुम्हें मेरा फोन नंबर याद है, एक दूसरे का फोन नंबर हमको याद है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलिए, अब बचता है लास्ट का, एकदम 10वां और लास्ट, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उससे भी जरा समझ लेते हैं वो क्या है। तो अब जानते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। ये लास्ट है, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यष्टिवाचक या फिर विभाग सूचक सर्वनाम। अब जैसे हमें नाम से क्लियर हो रहा है कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट किसी भी सेंटेंस को करेगा। किस तरीके से करेगा? सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूट नाउन को या प्रोनाउन को करेगा। ठीक है, जैसे हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा था, ये उसके उलट है। इंडेफिनिट प्रोनाउन हमने पढ़ा था कि किसी भी सब्जेक्ट को हम कलेक्टिवली लेते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होता है या नॉट नोन होता है, कलेक्टिवली लेते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ पीपुल, या फिर एनिमल्स, या फिर थिंग्स का ऐसे आ जाता है। ठीक है ना, लेकिन इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे? यहां पर हम किसी भी ग्रुप को सेपरेट लेंगे, किसी भी ग्रुप को सेपरेट लेंगे, वहां पर कलेक्टिवली ले रहे थे। ठीक है, तो यहां जरा से इनकी आइडेंटिफिकेशन देख लें जरा क्या है, पहचान जरा इनकी कर लें। तो जो मैं बता रहा हूं वो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, कुछ अलग से तो है नहीं। ठीक है, तो यहां आ जाएगा प्रोनाउंस दैट कंसीडर्स
मेंबर ऑफ ग्रुप, मेंबर्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली, ठीक है, रादर देन कलेक्टिवली। वही इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या हो रहा था, वहां पर हम पूरे के पूरे ग्रुप को ले रहे थे जो अननोन था, ठीक है। यहां पर ग्रुप के मेंबर को सेपरेट लेंगे, सेपरेट कर देगा ग्रुप के मेंबर को, नाउन को क्या करेगा ये, किसी भी ग्रुप के मेंबर को हम सेपरेटली यहां पर लेंगे, कलेक्टिवली नहीं लेंगे। क्लियर? चलिए इसके जरा एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे ईच, एनी, आइदर, नाइदर, ठीक है सर, ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। अगर सेंटेंस में यूज करके देखें तो क्या होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट participated in the drama। क्लियर? तो यहां देखिए जरा क्या है, स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप है, ठीक है, उसमें से ईच का मतलब यहां हो जाएगा प्रत्येक, मीन्स हमने सेपरेटली बोला है कि हर एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है ड्रामा, ठीक है। यहां पर और लिख दें, इसी के नेक्स्ट लिख देते हैं, neither of them plays। यहां आप देख रहे क्या है, नाइदर को देख, कोई ग्रुप है, उसमें से हमने कहा इनमें से कोई भी अच्छा नहीं खेलता है, मीन्स नाइदर हमने सेपरेट कर दिया, इनमें से कोई भी, ठीक है। और अगर दूसरे तरीके से देखें तो हमारे पास कोई क्लासरूम है, वहां पर बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, दोनों ही हैं। अब क्या करेंगे सर, तो हम यहां लिख सकते हैं आइदर बॉयज आर स्मार्ट और गर्ल्स आर, ठीक है, मीन्स या तो आपके लड़के स्मार्ट हैं या फिर लड़कियां, दोनों में से ही। अब हमने यहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा होगा, आइदर बॉयज आर स्मार्ट और गर्ल्स आर, ठीक है। तो क्या होगा, या तो लड़के स्मार्ट हैं या फिर लड़कियां, दोनों में से एक ही स्मार्ट है। अब यहां पर हम सेपरेट दे सकते हैं, दोनों ही जेंडर दोनों डिफरेंट हो गए, तो यहाँ देख रहे हैं दोनों चीजें सेपरेट है, आइदर बॉय और गर्ल्स, ठीक है सर, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तो ये आपका था प्रोनाउन। मुझे उम्मीद है आप सभी की समझ में प्रोनाउन आ गया है, नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं किस पार्ट में आपको दिक्कत हुई है समझने में। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ चुका है, अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ही नहीं कि ये जो आप सारा का सारा पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ के रह जाएं, और आपके जानने वाले हैं जो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, तो कहीं पर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सर आपके लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म हमने दे दिया है, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, तीनों चीज आप करिए। अब मिलते हैं अगले पार्ट में प्रोनाउंस के में, जो आपका है पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। जिस तरीके से आपका नंबर ऑफ प्रोनाउन था, ऐसे ही आपका पर्सन ऑफ प्रोनाउन, तो उनका यूसेज जानेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा सीखिए, दूसरों को सिखाइए, शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिए, और मैंने अपना मेल पब्लिक किया हुआ है, और तो वहां पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिप्लाई मिलेगा। वैसे कमेंट में भी अगर कोई दिक्कत है तो वहां मुझे कमेंट करके बता दीजिए, रिप्लाई मैं आपको वहां भी करूंगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।